Good morning, students. Let's proceed further with the fourth lecture of theory of demand. Now, we will be discussing the remaining determinants that affect the demand. दोबारा से demand function का equation लिख रही हूँ. Demand of X is a function of price of its own, price of related good, income, taste and preferences, expectation. अब मार्केट के लिख रही हूँ सारे ऑल टुगेदर मार्केट के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दीज आर द ऑल फैक्टर विच इफेक्ट डिमांड. हमने प्राइस ऑफ इट्स ओन डिस्कस कर लिया, हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिस्कस कर लिया, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिस्कस कर लिया. अब तक के लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड डिस्कस द रिमेनिंग फैक्टर विच इफेक्ट द डिमांड. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनकम. How income affects the demand of a commodity. According to income, we divide the goods into two categories: normal goods and inferior goods. जैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिलेटेड गुड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना है, सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. जैसे रिलेटेड आना है, ना तो आपको सब्सिट्यूट पे जंप करना है, ना ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री पे जंप करना है. आपको दोनों को टुगेदर लेके इफेक्ट देखना है. ऐसे जैसे इनकम इफेक्ट पूछा जाता है या इनकम से डिमांड पे इफेक्ट पूछा जाता है, तो हम इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे: नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स. Let's understand what are normal goods first. Normal goods are those goods which have positive income effect. Positive income effect. Income effect. That is, with increase in income, demand for normal goods increases and vice versa. Now, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है. दैट मीन्स अगर आपकी इनकम, दैट मीन्स कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होती है. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम. अब डायरेक्ट वर्ड पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन कर लिया हुआ है. सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose income effect is positive. That is, with increase in income, demand for normal good increases. Increase in income, demand for normal good increases. दोनों increase है, direct relation है. And with decrease in income, demand for normal good decreases. Simplest example: suppose a consumer was consuming toned milk. Category of milk, toned milk. Say 5 liters. 5 liters toned milk ले रहा था, and with increase in income of the consumer, he increases the consumption of toned milk from 5 liter to say 8 liters. 5 लीटर से 8 लीटर्स की कंजम्पशन शुरू कर दी है. दैट मीन्स उसने टोन मिल्क की कंजम्पशन कब बढ़ाई है? जब उसकी इनकम बढ़ी है. दैट मीन्स विद इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए गुड. सो दिस गुड इज नॉर्मल गुड. दोबारा से समझो, नॉर्मल गुड के केस में जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, वो उसी गुड की, मतलब गिवन गुड की ही डिमांड बढ़ाता है. ही डजंट शिफ्ट टू एनी अदर गुड, वो उसी गुड की डिमांड बढ़ाता है. तो दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल गुड. और एग्जाम्पल, आप घर पे यू वर कंज्यूमिंग एनी ऑफ द थिंग, आप किसी बेकरी से बिस्किट लेके खा रहे थे, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उन्हीं बिस्किट्स की कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं. पहले आप 2 पैकेट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब वो 4 पैकेट कंज्यूम कर रहे हैं. तो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल गुड, बिकॉज एज कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ अ गिवन गुड. So this category of goods are called as normal goods. Now, second category in income we have inferior goods. Inferior goods are those goods whose income effect is negative. That means with increase in income, demand for inferior good decreases. I repeat, with increase in income, demand for inferior good decreases.
डिमांड विद इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड डिक्रीजेज, मतलब एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। अब इस कैटेगरी ऑफ गुड को हम इंफीरियर गुड कहेंगे कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, गिवन गुड की डिमांड अगर कम हो जाती है तो मतलब वो इंफीरियर है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ते वो एक गुड को छोड़ के दूसरी गुड की तरफ चला जाता है, तो जो छोड़ी हुई गुड है, द गुड दैट ही हैज लेफ्ट with increase in income, that left good is called as inferior good. So that left good is called as inferior good. Now let us take the example, same जो हमने टोन मिल का example. Suppose income of a consumer increases from rupees 5,000 per month to 8,000 per month, and he was consuming toned milk. वो 2 लीटर टोन मिल्क ले रहा था, एंड एज हिज इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 5,000 to 8,000, ये टोन था, ही लीव्स द कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क एंड शिफ्ट्स टू 2 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क। वो टोन्ड छोड़कर फुल क्रीम मिल्क की तरफ शिफ्ट हो गया। सो दैट मीन्स इन दिस केस टोन्ड मिल्क which is being left by the consumer with increase in income, this will be called as inferior good. This will be called as inferior good. Now, do understand the fact that a good is never a normal or inferior. It depends upon the consumer whether a good is a normal or inferior, depending upon his taste and preferences. मेरी इनकम बढ़ी, मैंने टोन्ड मिल्क की ही कंजम्पशन बढ़ाई, मेरे लिए टोन्ड मिल्क एक नॉर्मल गुड है, बिकॉज विद इंक्रीज इन माई इनकम आई इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क। आपकी इनकम बढ़ी, विद इंक्रीज इन योर इनकम यू लेफ्ट द कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क एंड यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग फुल क्रीम मिल्क। फॉर यू toned milk is an inferior good. So a good can be normal for one and inferior for other. This is very important. Can a good be normal for one? Normal means normal good for one and inferior good for other. Very repeatedly asked question. Can a good be normal for one and inferior good for other? Yes, a good can be a normal for one and inferior for other depending on the consumer choice. अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ने से अब उसी गुड की कंजम्पशन बढ़ाता है तो वो नॉर्मल गुड है, बट अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ने से एक गुड को छोड़ देता है और दूसरी गुड की कंजम्पशन को बढ़ा देता है, तो छोड़ी हुई गुड उस कैटेगरी में उस कंज्यूमर के लिए इंफीरियर गुड होगी। सो यस, आंसर इसका यस आएगा। यस, अ गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन एंड इंफीरियर फॉर अदर। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल साथ में कोट करेंगे। एग्जाम्पल के बिना इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट ऑफ। नाउ again coming to it, according to income we classify the goods into two parts, normal and inferior. The goods whose with increased income demand for those goods increases is a normal, and goods whose with increase in income demand for that good decreases is called inferior. That means direct relation वाली goods normal है, inverse वाली inferior है। Related, substitute और complementary income के according normal and inferior. सो आई सपोज बाय नाउ ये क्लियर हो गया कि इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करना है, नॉर्मल एंड इंफीरियर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वाला पॉइंट ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड डिस्कस एक्सपेक्टेशंस। हाउ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस affects the demand of a good. Future expectations. Let's see it. Now, if price of a good is going to rise in the near future, बेसिकली मैंने ये बताया था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड राइज या फॉल दो तरह की है। इफ प्राइस ऑफ ए गुड इज गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर, हमें पता है कि आने वाले टाइम में ये गुड महंगी होने वाली है, तो एट प्रेजेंट हम उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। इफ द प्राइस ऑफ ए गुड इज गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर, then demand will increase at present. सिंपल, हमें पता है कि आने वाले टाइम में से गोल्ड महंगा होने वाला है या कोई भी चीज़, कोई सब्जी या कोई फ्रूट महंगा होने वाला है फॉर एनी रीज़न, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो कंजम्पशन लोगों की बढ़ेगी, इसलिए चीज़ महंगी होने वाली है।
तो हम उसकी डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ा देंगे। अगर प्राइसेस आर गोइंग टू राइज इन नियर फ्यूचर, नियर मतलब आने वाले समय में, देन वी विल इंक्रीज द डिमांड एट प्रेजेंट, ताकि हम उसको सस्ते में खरीद लें, फ्यूचर में महंगे प्राइस पे ना खरीदना पड़े। एंड इफ द प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल इन नियर फ्यूचर, हमें पता है आने वाले टाइम में इस चीज का प्राइस जो है वो गिर जाएगा, तो हम उसकी डिमांड एट प्रेजेंट कम कर देंगे। सो एक्सपेक्टेशंस आर ऑफ टू टाइप, rise and fall in prices in near future. If prices are going to rise in near future, चीज आने वाले समय में महंगे होने वाली है तो डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ा देंगे। अगर आने वाले समय में चीज सस्ती होने वाली है तो डिमांड एट प्रेजेंट कम कर देंगे, क्योंकि जब वो सस्ती मिलेगी हम उस वक्त उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। So this was another factor that affect the demand. This is the fourth factor which we have discussed that affects the demand. Sorry, fifth factor, that is future expectations. अब हमने इंडिविजुअल को इफेक्ट करने वाले 5 के 5 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। कौन से? प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस। ये पांचों फैक्टर इंडिविजुअल को इफेक्ट करते थे, ये हमने 5 के 5 डिस्कस कर लिए हैं। नाउ मार्केट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो इंडिविजुअल वाले तो सारे, प्लस 2 और था, दैट इज पॉपुलेशन एंड डीवाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ लेट अस डिस्कस द अदर 2 फैक्टर, दैट इज पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसके साथ टोटल फैक्टर जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे वो 7 हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज विच इफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज पॉपुलेशन। सिंपल बेटा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी कंट्री की तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री की कम होगी तो डिमांड कम होगी। अब पॉपुलेशन में भी कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन देखनी है। अगर हमारी कंट्री में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यंग लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यंगस्टर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारी कंट्री में ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं तो ओल्ड एज के जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर हमारी कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, तो बच्चों के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, लाइक सेरेलैक एंड देन टॉडलर टॉयज एंड ऑल। ओल्ड एज है तो मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी या हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर यंगस्टर्स हैं तो क्लब्स वगैरह की जो डिमांड है, फास्ट फूड की डिमांड है, दैट विल इंक्रीज ऑफ। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन विच कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। यंगस्टर्स बढ़ रहे हैं, ओल्ड एज बढ़ रहे हैं कि चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है और वेरी करता है फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। सो पॉपुलेशन सिंपल अगर देखें तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कम होगी तो डिमांड कम होगी। बट पॉपुलेशन में भी हमने देखना है विच कैटेगरी ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। सिमिलरली हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में इसको और डिवाइड कर सकते हैं। हमारी कंट्री में किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेल्स की कि फीमेल्स की? अभी तो यंग, ओल्ड और चिल्ड्रन है। यंग, ओल्ड और चिल्ड्रन, मेल की डिमांड अलग होगी और फीमेल्स, यंग, ओल्ड और चिल्ड्रन की डिमांड अलग होगी। सो इसके अकॉर्डिंग डिमांड वेरी करेगी। Which category of the people are increasing in our society, according to which the demand will increase of that related category of products only, not of all products, that related। अगर हमारी कंट्री में ओल्ड एज लोग बहुत कम है तो मतलब मेडिसिन वगैरह की, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की डिमांड जो है वो कम होगी। अगर हमारी कंट्री में यंगस्टर्स ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट बीइंग यूज बाय यंगस्टर्स, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, एंड सो ऑन। लास्ट फैक्टर दैट इफेक्ट्स द डिमांड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हमारी कंट्री में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं, दैट मीन्स गैप। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर। अगर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बहुत ज्यादा हैं तो अगर रिच के फेवर में इनकम ज्यादा है तो रिच के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, रिच के में लग्जरीज की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। और पुअर के अगर इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है, मतलब रिच के फेवर में इनकम बढ़ती है और पुअर के फेवर में कम होती है, तो अगर पुअर के पास इनकम कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल गुड से इंफीरियर गुड की तरफ कम रन करेगा। बिकॉज जैसे इनकम कम होती है, मैंने आपको बताया था कि इनकम के अकॉर्डिंग हम गुड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, नॉर्मल और इंफीरियर। तो सपोज करो अगर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है हमारी कंट्री में, अगर इनइक्वालिटीज है मतलब इनकम इज इन फेवर मोर ऑफ रिच एंड लेस और इन फेवर ऑफ पुअर, तो रिच की इनकम ज्यादा और पुअर की कम हो रही है, तो रिच की बढ़ने से रिच की लग्जरीज की डिमांड बढ़ेगी, और पुअर की इनकम कम होने से पुअर की नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी और इंफीरियर गुड्स की बढ़ेगी। अगर एक कंज्यूमर पहले कोर्स ग्रेन खाता था और इनकम बढ़ने से वो लेट इट बी नॉर्मल ग्रेन्स पे आया था, गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स पे आया था, और जैसे अब उसकी दोबारा से इनइक्वालिटीज बढ़ने की वजह से इनकम कम होगी
तो दोबारा से वो कोर्स ग्रेन की डिमांड करेगा. कोर्स ग्रेन इटसेल्फ इज अ इंफीरियर गुड. वो एक इंफीरियर गुड है, पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन है, जो कंज्यूमर तभी खाता है जब उसकी इनकम कम होती है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो डिसाइड्स द डिमांड ऑफ ए गुड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन केस इट इज इन द फेवर ऑफ रिच, देन रिच के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, दैट इज लाइक लग्जरीज. एंड इन केस इट इज इन द फेवर ऑफ पुअर, तो फिर पुअर के अकॉर्डिंग अगर पुअर की इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर पुअर की इनकम कम हो रही है तो उनकी नॉर्मल की डिमांड कम होगी और इन्फीरियर की बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इन्फीरियर गुड्स का इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन है. सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. These were all factors affecting market demand. Individual वाले 5 plus 2, that is population and distribution of income. While attempting the question, do clearly read what is being asked. Factor affecting individual demand, तो पहले 5 वाले में से कोई आएंगे, और फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, यू हैव अ फुल चॉइस, 7 में से कोई भी फैक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो विद दिस वी फिनिश अप विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. Now after this the next topic is, दोबारा से डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन, डिमांड फंक्शन की इक्वेशन लिखिए. प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. 7 के 7 फैक्टर लिख लिए जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं. नाउ next important topic, that is what do you mean by movement along the demand curve और what do you mean by shifting of demand curve. इसमें पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में हम क्लासीफाई कैसे करेंगे. बच्चे, जब डिमांड चेंज करेगी अपने प्राइस की वजह से, जब डिमांड चेंज करेगी अपने प्राइस की वजह से, दैट मीन डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसका भी रीजन बता रही हूं क्यों कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. When demand increases or decreases due to increase or decrease in its own price, it is called movement along the demand curve or change in quantity demanded. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों इंटरचेंजेबल है, इनका मतलब एक ही है. दैट मीन्स इट इज व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नेक्स्ट वन, व्हेन डिमांड चेंजेस, dx changes, PR, Y, TP, expectation, population and dy. When demand changes due to factor other than its own price, डिमांड चेंज कर रही है अपने प्राइस की वजह से ना करके किसी भी और फैक्टर की वजह से कर रही है, दैट मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से चेंज कर रही है, इनको कहते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व दोबारा से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग से ज्यादा ये समझने वाला टॉपिक है. जब डिमांड अपने प्राइस की वजह से चेंज करती है बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके, उसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जस्टिफाई करूंगी एट द मोमेंट अंडरस्टैंड, इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं. दूसरा, जब डिमांड चेंज करती है अपने प्राइस के अलावा, आई एम क्रॉसिंग इट्स ओन प्राइस, इसके अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से, मतलब रीजन इज नॉट द प्राइस, दिस इज रीजन इज नॉट द प्राइस बट फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, मतलब इनमें से किसी फैक्टर की वजह से चेंज होती है, इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. नाउ लेट्स टेक अ शेड्यूल. प्राइस वाज 10, क्वांटिटी डिमांडेड वाज, से प्राइस का हम ले लेते हैं ताकि शो करना इजी हो जाए. प्राइस वाज 5, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 10 यूनिट्स. Price decreased to 1, quantity demanded increased to say 20 units. Now जब मैं इसको डायग्रामेटिकली
जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो बताया था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस हमेशा आपका वाई एक्सिस पे आता है और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे आती है। तो जब मैं इसको डिपिक्ट करूंगी, से प्राइस 1 2 3 4 एंड देन 5, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 10 और यहाँ 20। तो प्राइस 5 पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10 यूनिट्स, और जैसे प्राइस डिक्रीज होके 1 आया, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 20 यूनिट्स। तो ये जब हम इसको डिपिक्ट करेंगे, इट विल बी ऑन सेम कर्व, पॉइंट पहले ऊपर था और अब नीचे आ गया, क्योंकि कर्व आगे पीछे शिफ्ट नहीं हुआ है, इट इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व वही है, पहले पॉइंट ऊपर था और अब नीचे आ गया, हमें नया डिमांड कर्व नहीं बनाना पड़ा है, इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। ऐसे अगर प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज करती, तब भी पॉइंट सेम डिमांड कर्व के ऊपर या नीचे आता, तो इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। और जो डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट होते हैं उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने जब क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन करवाई थी, आपको बताया था क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर प्राइस होती है। तो दैट मीन्स जब चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, other factor remaining constant, it is called as movement along the demand curve या change in quantity demanded। अब ये दो तरह की होती है, that will discuss further। ऐसे ही जब हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व डिस्कस करेंगे, प्राइस 10 था, प्राइस वॉज 10, क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 20 यूनिट्स, से 20 यूनिट्स, प्राइस इंक्रीज टू 20, say price remain same as 10 and quantity demanded increases to 40 units। दोबारा से, प्राइस वॉज 10, क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 20 यूनिट्स, प्राइस रिमेन्ड 10 बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 40 यूनिट्स। दैट मीन्स डिमांड तो बड़ी है, ये क्वांटिटी डिमांडेड तो बड़ी है, 10 पे 20 था तो 10 पे अब 40 हो गई है, बट द रीजन इज नॉट द प्राइस बिकॉज प्राइस इज कॉन्स्टेंट, रीजन इज अदर देन इट्स ओन प्राइस। रीजन प्राइस ना हो के कोई और रीजन है। दैट मीन्स डिमांड में जो चेंज हुआ है वो प्राइस की वजह से नहीं हुआ, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से हुआ है, इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से हुआ है, तो इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। प्राइस की वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका ध्यान रखना है, और अगर प्राइस के अलावा किसी वजह से हुए उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। इसमें डिमांड कर्व हमेशा शिफ्ट करता है, आगे को या पीछे को। कैसे? प्राइस 10, प्राइस अब इट इज ऑन वाई एक्सिस सेम, और क्वांटिटी डिमांडेड 10 और 20। आप किसी भी तरीके से इस डायग्राम को बना लीजिए, कभी भी मैंने इसको 40 ले लिया, कभी भी दोनों पॉइंट सेम पे नहीं आएंगे, सेम कर्व के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर 10 वाला कर्व बनाऊंगी दिस इज द कर्व, 40 वाला कर्व बनाऊंगी दिस इज द कर्व, दैट मीन्स डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया। ये है 10 पे 20 यूनिट्स वाला कर्व और ये है 10 पे 40 यूनिट्स वाला कर्व, 10 पे 20 यूनिट्स वाला और ये 10 पे 40, पूरा का पूरा डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हुआ है, डी से D1 गया है। तो अब क्योंकि डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गए हैं, जिसे मूवमेंट अलोंग नहीं कह सकते, विल कॉल इट एज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो ये मैंने आपको बताया, इसे चेंज इन डिमांड भी कहते हैं और यहाँ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि जब इसमें चेंज होता है डिमांड में फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस की वजह से, तो कभी भी मूवमेंट उसी डिमांड कर्व के ऊपर नहीं दिखाते आती, रादर इट इज ऑलवेज कॉजेज द कर्व टू शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट। अब राइट को क्या कहते हैं और लेफ्ट को क्या कहते हैं, ऐसे मूवमेंट नीचे को क्या कहते हैं और ऊपर को क्या कहते हैं, वो अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के टाइप्स डिस्कस करेंगे। आई सपोज बाय नाउ ये क्लियर हो गया होगा कि चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं। व्हेन चेंज इन डिमांड इज व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस की वजह से नहीं हुई, किसी भी इनकी वजह से हुई है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेट्रिस पैरिबस, हमारी डिमांड जो है अपने प्राइस की वजह से चेंज हुई है। सो विद दिस वी फिनिश अप विद टुडेज लेक्चर, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बता दिया और आपको चेंज इन डिमांड। एक सिंपल लॉजिक याद रखिए, क्वांटिटी हमेशा प्राइस की वजह से चेंज होती है और चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन, क्यू हमेशा पी की वजह से होता है, क्वांटिटी हमेशा अपने प्राइस की वजह से चेंज होती है, तो उसे क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। और अगर डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस चेंज होती है तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड।